जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन या क्वेश्चन एंड आंसर आप कह सकते हो। कहने का मतलब मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए अतिलघु उत्तरी तो मैंने करा दिया है और बहुविकल्पी भी प्रश्न करा दिया है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में 12 नंबर का पूछा जाएगा। अब कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, किस टॉपिक से कितना आएगा, सब बताने वाला हूं इसी वीडियो में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान 4 सब्जेक्ट में विभाजित है। पहला है आपका इतिहास, तो इतिहास से एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा है नागरिक शास्त्र, तो नागरिक शास्त्र से भी एक क्वेश्चन आएगा। तीसरा है भूगोल, भूगोल से भी एक क्वेश्चन आएगा। और अर्थशास्त्र चौथा है, तो चौथे से एक कह लीजिए कि चारों से एक एक क्वेश्चन आएगा जो 3-3 नंबर का होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। यदि आप सभी को तैयार कर लेते हो तो इसकी 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में पूरा फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। और यदि आपने इसके पहले बहुविकल्पी प्रश्नों का वीडियो एंड अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रखा है। तो इसमें बोला है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपका है दोस्तों, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। और कितने बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, जो नोट्स बना रहे हैं और फिर इसका रिवीजन कर रहे हैं, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आप फ्री में घर बैठे ऑल सब्जेक्ट बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाइए। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। आपको डेली 1 बजे दोपहर को वीडियो मिल जाएगा और आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखिए दोस्तों, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित हैं। तो पहला सुधार देखिए दोस्तों, पहला सुधार है शासन संबंधी सुधार। तो इसमें लिखिएगा आप, नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है, इस पर क्या थी, आधारित थी। देश की राजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। तो दूसरा सुधार क्या है दोस्तों, आर्थिक सुधार। तो दूसरे सुधार को भी आप यहां पर देख लीजिए। नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई, मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया, मजदूरों का वेतन निश्चित किया, चोरबाजी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त किया। तो ये दूसरा आर्थिक सुधार के अंतर्गत आ जाएगा। अब तीसरा देखिए दोस्तों, धार्मिक सुधार। तो तीसरा दोस्तों धार्मिक सुधार में आपको क्या लिखना है, धार्मिक, नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया, राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो दोस्तों ये मैं आपको यहाँ पे समझा इसलिए नहीं रहा हूं, अगर समझाने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा बनेगा। ठीक है, और आपको पता है कि आपको सबका स्क्रीनशॉट लेकर एक नोट्स तैयार करना है, आपको नोट्स में क्या करना है, रिविजन करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं हम चौथे स्केच को। चौथा स्केच है दोस्तों शिक्षा संबंधी सुधार। तो नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये आपको लिखना है शिक्षा संबंधी सुधार में। अब बात आती है 5वें स्केच की, सार्वजनिक सुधार। नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने बेरोजगारी को दूर किया, आवागमन को सुगम बनाने के लिए 229 पक्की सड़कों का निर्माण कराया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब बात आती है कि पांचों स्केच को लिखना, यानी पांचों सुधारों को लिखना होगा, या 3 लिखें या 4 लिखें। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन लघु उत्तरी में पूछ रहा है कि दीर्घ उत्तरी में पूछ रहा है, ये वहां पेपर में डिपेंड करेगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जब इसको लिखिएगा लघु उत्तरी प्रश्न में, अगर आपसे यहाँ पे दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछेगा तो यहाँ पर पांचों सुधार को लिखिएगा। अगर आपसे सिर्फ लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत यह प्रश्न पूछ रहा है तो आप 3 तक लिख दीजिएगा। ठीक है, 3 स्केच लिख दीजिएगा, जैसे शासन संबंधी सुधार, आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार और सार्वजनिक सुधार हैं। तो इसमें से आपको जो 3 बेस्ट लगे उसको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत, जब लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आएगा तो, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आएगा यह प्रश्न
तो आपको पांचों को लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब आप खुद समझदार हो आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए इनके विशेषताओं का हम यहां पर वर्णन कर लेते हैं उदारवाद के। तो पहली विशेषता हो जाएगा, उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था, एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। उदारवाद क्या करता था, एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। दूसरा, उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों, ध्यान दीजिए विशेषाधिकार जो मैंने अलग अलग लिखा है यहाँ पे, ये एक साथ ही रहेगा, ठीक है, की समाप्ति कामा संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। ठीक है, तो ये दूसरा आपका हो जाएगा विशेषता। तीसरा विशेषता देख लीजिए दोस्तों, 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देता था। और चौथा आपका हो जाएगा विशेषता दोस्तों, देख लीजिए इसको, यह है आपका आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद कामा बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रकों को खत्म करने के पक्ष में था। ये एक ऐसा एकीकृत आर्थिक क्षेत्र में निर्माण के पक्ष में थे जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जितना मैं यहां पे कराया हूं आपको कम से कम 3 या 4, जब लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा तो 3 या 4 पॉइंट आपको लिखना होगा। ठीक है, अब आपको जो बेस्ट लगे उसको आप लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 तक। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। क्या है दोस्तों, गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इसको, और जितना मैं पढ़ रहा हूं उसके अनुसार आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कितना आंसर कहां पे देना है और कैसा प्रश्न आएगा तब कितना आंसर देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लिख दीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। यह समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। तो इस समझौते के निम्नलिखित प्रावधान हैं या विशेषताएं पूछेगा तो विशेषताएं सेम यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए दोस्तों, पहला प्रावधान हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा दोस्तों प्रावधान है, सरकार अध्यादेशों व मुकदमों को वापस ले लेगी। तीसरा समझौता हुआ, हिंसात्मक अपराधियों को छोड़कर अन्य समस्त राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में अगर प्रावधान बोल रहा है तब भी यही लिखना है। ठीक है दोस्तों, और समझौता बोलेगा तब भी यही उत्तर देना है, और विशेषताएं बोलेगा तब भी आपको यही उत्तर देना होगा। ठीक है, तो चौथे प्रावधान को आप देख लीजिए। चौथा प्रावधान है आपका, शराब कामा अफीम व विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पांचवा हो जाएगा दोस्तों, समुद्र तट से एक निश्चित दूरी पर नमक बनाने की छूट होगी। और छठवां समझौता हुआ था दोस्तों, जमानतें व जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे। सातवां हो जाएगा दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी है उन्हें वापस लेने में उदार नीति अपनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है पॉइंट दोस्तों समझौता। आठवां, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और नौवां समझौता था, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। और आपका 10वां समझौता है दोस्तों, यहां पर कांग्रेस पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग को त्याग देगी। अब देखिए दोस्तों, ये जितना आपको 10 पॉइंट मैंने लिखाया है, अगर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पूछता है यह प्रश्न तो आपको 10 पॉइंट लिखना है। अगर यह अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्न के पूछेगा, अगर अति लघु उत्तरीय पूछेगा तो 2 पॉइंट लिखिएगा, और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा तो 5 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इन प्रश्नों से कई प्रकार के प्रश्न तैयार होते जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैंने आपको बता दिया, जब अति लघु पूछेगा तो 2 पॉइंट लिखना है, 2 समझौतों को लिखना है, और लघु पूछेगा तो 5 लिख दीजिएगा, और दीर्घ के अंतर्गत यह प्रश्न पूछेगा तो 10 पॉइंट को आप लिख दीजिएगा, 10 समझौतों को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है,
प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, वीडियो आप लोग तो फुल देखते हो, सभी लोग वीडियो देखते हो, लेकिन लाइक क्यों नहीं करते हो। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, कम से कम तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। एक भी रुपया चार्ज नहीं ले रहा हूं, ऊपर से आप लोग वीडियो लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो। हाँ, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम वीडियो को तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। तो पहला प्रभाव है, इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। दूसरा है दोस्तों, इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। तीसरा दोस्तों है, इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चलिए चौथे पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो चौथा पॉइंट है दोस्तों, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। ठीक है, युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। यहां तक हो गया ये चौथा पॉइंट। अब पांचवें पॉइंट को देख लीजिए दोस्तों, 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों छठवां नंबर पॉइंट है आपका, गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सातवां, 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों की फसलें खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। और लास्ट पॉइंट है आपका दोस्तों पॉइंट नंबर 9, 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लोग मारे गए। तो दोस्तों यहां पर आपको इस तरीके से आंसर देना होगा। अगर यह दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत पूछेगा तो आप 9 को दीजिए, 9 पॉइंट को लिखिएगा, और लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत पूछेगा तो 5 पॉइंट को लिखिएगा, और अधिलघु उत्तरी के प्रश्न के अंतर्गत पूछेगा तो 2 पॉइंट तक आप लिख दीजिएगा। उम्मीद करता हूं मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हो। अब मैं बार बार यह बात रिपीट नहीं करूंगा सभी क्वेश्चनों में। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, हरित क्रांति किसे कहते हैं। भारत में हरित क्रांति की किन्हीं 2 विशेषताओं बोलेगा, विशेषताओं, लाभ बोलेगा तो लाभ, आंसर आपको एक ही देना। ठीक है, का वर्णन कीजिए। तो आप कुछ इस तरीके से पहले हरित क्रांति की परिभाषा लिखेंगे, हर अधिक उत्पादकता वाले फसलों के उपयोग को हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, अब बात आती इसकी विशेषता लिखने के या लाभ पूछेगा तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको लिखना होगा अधिक उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग करना है। दूसरा, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तीसरा दोस्तों, सिंचाई हेतु आधुनिक तकनीकों का प्रयोग। और चौथा हो जाएगा बहुफसली कार्यक्रम को प्रोत्साहन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हरित क्रांति किसे कहते हैं उसका डिफिनीशन, और इससे लाभ या विशेषताएं पूछेगा, 2 पूछेगा। देखिए यहाँ पे मैं बोलेगा 2 विशेषताएं या 2 लाभ लिखने के लिए, तो 2 ही लिखिएगा, चारों को मत लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 इसलिए लिखा दिया हूं, हो सकता है आपसे डिफिनीशन ना पूछकर सिर्फ क्या पूछ ले, विशेषताएं या यहाँ पे लाभ ही पूछ ले कि उनके लाभ लिखिए। कम से कम 4 लिखने के लिए बोल देगा तो 4 आप लिख दीजिएगा, और जब 2 बोलेगा 2 ही को लिखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के 3 उद्देश्य बताइए। तो आप दोस्तों पहला उद्देश्य मैंने यहां पर लिख रखा है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, वर्ष 2005-6 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इन परियोजनाओं से 30,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ था। भारत इस माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 22% भाग प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दूसरे की। दूसरा है आपका दोस्तों मृदा संरक्षण। किस परियोजना की बात की जा रही है, बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा मृदा संरक्षण। ये परियोजनाएं नदी के पानी की गति को धीमा करके मिट्टी का संरक्षण करती हैं। ठीक है, तीसरा देख लीजिए दोस्तों परियोजना बाढ़ नियंत्रण। ये परियोजनाएं अपने जलाशयों में
अतिरिक्त पानी जमा करके बाढ़ को नियंत्रित करती हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। जब अति लघु उत्तरी में पूछेगा तो यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने प्रश्न में बताया 3 उद्देश्यों को बताइए। अब 3 उद्देश्य ना बोलकर यहाँ पे 2 ही बोल देगा तो 2 ही लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, ये नहीं सेम टू सेम जब मैं लिखा रहा हूँ वही आप छाप दीजिएगा, नहीं, आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा। वहां पे एग्जाम में क्या होता है दोस्तों जानते हो, जो प्रश्न बोलता है वहां पे सिर्फ वर्डों का खेल होता है, वर्ड थोड़ा बहुत चेंज करता है, प्रश्न सब सेम मिलेंगे जो मैं करा रहा हूं, थोड़ा वर्ड इधर उधर करे रहेगा तो उसका गारंटी आप लेंगे, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा कि हाँ किस तरीके से यहाँ पे आंसर देना होगा, ठीक है। तो आप तैयार कर लीजिएगा, सब जितना कराऊं सबको तैयार करिएगा। वहां पे कितना पॉइंट लिखने के लिए बोल रहा है ये आप फोकस करिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि को परिभाषित कीजिए एवं उनकी किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहली बात इस प्रश्न में बोला है भूमि को परिभाषित कीजिए, तो सबसे पहला कर्तव्य आपका होगा कि भूमि का परिभाषा लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, अन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार आदि आधारित है। तो ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। अब आपसे पूछा है उनकी किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, किसकी, भूमि की। तो चलिए इसकी पहली विशेषता को हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला विशेषता है भूमि का क्षेत्र निश्चित तथा सीमित है, इसके क्षेत्र को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है, मनुष्य केवल भूमि को स्वरूप में परिवर्तित कर सकता है। तो ये हो गया पहली विशेषता। अब दूसरे विशेषता को देख लेते हैं। 2 ही विशेषता बोला है तो मैं यहाँ पे 2 या 3 करा देता हूं, इसलिए ताकि आपसे अगर दीर्घ उत्तरी प्रश्न में यही प्रश्न पूछ ले तो आप घबराइएगा मत, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य को प्रकृति द्वारा भूमि निःशुल्क प्राप्त है। इस संसाधन की प्राप्ति के लिए मानव समाज को कुछ भी खर्च या त्याग नहीं करना पड़ता है। तो तीसरे विशेषता को देख लीजिए दोस्तों। तीसरा विशेषता है भूमि अनाशवान है, भूमि को यानी भूमि को नाश नहीं किया जा सकता, ठीक है। मिट्टी को हम नाश नहीं कर सकते, भूमि को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। मनुष्य केवल भूमि की उर्वरता में वृद्धि या कमी कर सकता है। तो दोस्तों यही होगा इसका विशेषता, यानी किसका, भूमि, मिट्टी का, मृदा का, ठीक है। तो आप इस तरीके से विशेषता को लिख दीजिएगा। 2 पूछेगा 2, 3 पूछेगा 3, ठीक है। 2 से ज्यादा नहीं पूछेगा जहां तक मेरा उम्मीद है, अगर लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत बोलेगा तो। अगर दीर्घ के अंतर्गत बोलेगा तो वहां पे 2 या 3 विशेषता लिखने के लिए नहीं बोलेगा, सिर्फ आपसे बोलेगा विशेषताएं लिखिए। तो कम से कम वहां पे 250 आपको वर्ड लिखने होंगे, तो आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, वनों पर आधारित किन्हीं 4 उद्योगों के नाम लिखिए। वनों पर आधारित किन्हीं 4 उद्योगों के नाम लिखिए। तो यानी वन पर आधारित कितने उद्योग हैं। तो यहां पे मैंने लिख रखा है वनों पर आधारित 4 उद्योग निम्नलिखित हैं। पहला उद्योग है खेल उपकरण उद्योग। हम क्या करते हैं दोस्तों, वन से जब लकड़ी लाते हैं तो खेल उपकरण बनाते हैं, कुछ ना कुछ खेल से संबंधित वस्तुएं बनाते हैं उन लकड़ियों का। तो उसके बारे में आपको लिखना है, खेलों के लिए उपयोग में आने वाले अधिकांश उपकरण जैसे लकड़ी से निर्मित होते हैं जो कि वनों से प्राप्त होते हैं। खेल उपकरणों के निर्माण के लिए पोपलर या अखरोट या टिक आदि की लकड़ी उपयोग होती है, ठीक है दोस्तों। खेल में जितने भी हम लकड़ियों का उपयोग करते हैं जो बनाने में, वस्तुएं बनाने में, जैसे बैट हो गया, हॉकी हो गया, तो जिन लकड़ियों का प्रयोग करते हैं वही खेल उपकरण उद्योग के अंतर्गत आएगा। अब बात आती है कागज उद्योग की। तो कागज किससे बनता है, किन पौधों से बनता है, उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कागज उद्योग, कागज निर्माण के लिए कच्चा माल मुख्य रूप से वनों से प्राप्त होता है। बांस, यूकेलिप्टस आदि के वृक्षों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग निर्माण के लिए किया जाता है। तो बांस से कागज बनता है, यूकेलिप्टस। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं यूकेलिप्टस का नाम, तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये यूकेलिप्टस जो वृक्ष है ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों जो इसका जड़ होता है इससे 40 गुना बड़ा इसका जड़ होता है। जितना बड़ा पौधा होगा इसके 40 गुना बड़ा इसका जड़ होता है और यह पानी बहुत तेज सोखता है।
ये 1000 लीटर दिन भर में पानी मतलब अवशोषित करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लीजिए दोस्तों तीसरे पॉइंट को, माचिस उद्योग। तो माचिस उद्योग हो जाएगा दोस्तों, माचिस की तीलियां बनाने के लिए मुख्य रूप से पॉपुलर, यूकेलिप्टस जैसी कमजोर लकड़ी की जरूरत होती है जो कि वनों से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब दोस्तों बता दूं, माचिस की तीली जो बनती है वो एक पौधा होता है चीड़ की लकड़ी, चीड़ भी का प्रयोग भी करते हैं वहां पे। ठीक है, अगर आप लिखना चाहे तो वहां वृक्षों के नाम पे आप लिख दीजिएगा। अब आता है चौथे ऑप्शन, तो चौथा उद्योग हो जाएगा दोस्तों तारपीन तेल उद्योग। तारपीन का तेल हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले चीड़ यानी पाइन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पाइन, वृक्ष से निकलने वाले गाढ़े द्रव से बनाया जाता है जो कि एक वनोत्पाद है। तो आप दोस्तों उद्योग के अंतर्गत आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी का मतलब जो आपको अगर कॉमन सेंस है, नॉलेज है इसके बारे में, उद्योग के बारे में कि वनों से जो लकड़ियां प्राप्त होती हैं उससे क्या क्या बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आप लिख देंगे तब भी आपको यहां से 6 नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न है तो 3 नंबर यहां से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारतीय जो कृषि है इसमें 3 जो कई समस्याएं होती हैं, लेकिन आपको 3 समस्याओं का वर्णन करना है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में जो 3 समस्याएं लिखा है यहां पे थोड़ा वर्ड चेंज कर सकता है। जैसे दे देगा भारतीय कृषि की किन्हीं 3 पिछड़ेपन या निम्न उत्पादकता या समस्या का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कम से कम 5 या 6 समस्याओं का या पिछड़ेपन या निम्न उत्पादकता का वर्णन किया है। तो आपको कम से कम अगर आप बोल देगा 3 लिखने के लिए बोलेगा तो 3 ही लिखेगा, नहीं तो कुछ नहीं बोला रहेगा तो 4, 5, 6 तो आप लोग को लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर देते समय आप लिखेंगे भारतीय कृषि की, अगर समस्या दिया रहेगा तो समस्या लिखेगा, पिछड़ेपन दिया रहेगा तो पिछड़ने का कारण लिखिएगा, या निम्न उत्पादकता यानी कम पैदा क्यों होता है इसका कारण आपको बताना होगा। तो सबसे पहला जो कारण हो जाएगा कृषि की वर्षा पर निर्भरता। कृषि पर हम जो मतलब जो बारिश पर हम डिपेंड रहते हैं कि बारिश हो तभी हो। ठीक है, देखिए आपको सिंचाई भी करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कृषि जोतों का छोटा आकार, यानी खेत जो होते हैं बहुत छोटे छोटे आकार होते हैं, उसका जुताई अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कृषि की पारंपरिक तकनीकें, नई नई तकनीकें निकलती रहती है उसको आप यूज करें। ठीक है, चौथा है दोस्तों श्रम प्रधान तकनीक। ये है कारण जो क्या होते हैं कृषि, यहाँ इसकी समस्याएं होती हैं जो दोस्तों पौधे मतलब कह सकते हैं उत्पादकता बहुत कम होती है फसलों की। ठीक है, और 5वां हो जाएगा पॉइंट उन्नत बीजों का अभाव तथा महंगा होना। ठीक है, और 6वां पॉइंट आप लिख दीजिएगा, कारण लिख दीजिएगा भूमि पर जनसंख्या भार में वृद्धि होने की वजह से भारतीय कृषि की ये क्या होगा पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। ठीक है, यही आप लिख दीजिएगा, कम से कम 5 या 6 लिख दीजिएगा जब लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत बोलेगा तो, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत बोलेगा तो वहां पे खुद दिया रहेगा कि 2 कारणों का उल्लेख कीजिए, 2 कारण वहां पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेगा तो आपको अपने से थोड़ा 2-4 पॉइंट और लिखना होगा। ठीक है, तो लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए हैं या भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रावधान हो जाएगा भारतीय राज्य की तरफ से किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया है, यहां सभी धर्मों को समान माना जाता है, यही धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान है पहला। ठीक है, दूसरा प्रावधान देख लीजिए दोस्तों, धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। और तीसरा है दोस्तों संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए यह एक छुआछूत की इजाजत नहीं था, यानी जो धर्मनिरपेक्षता है वो क्या करता है छुआछूत की इजाजत नहीं देता। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11।
अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, दबाव समूह और राजनीतिक दल में दो अंतर बताइए। अब आपके एग्जाम में सिर्फ अंतर बोल सकता है, दो अंतर बोल सकता है, तीन अंतर बोल सकता है, चार अंतर बोल सकता है, लेकिन अगर आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत यह प्रश्न होगा तो तीन अंतर से ज्यादा नहीं बोलेगा, ठीक है, और दो तक भी काफी है। तो चलिए देखिए दोस्तों, पहले एक तरफ आप लिख दीजिए अंतर बोला है, तो एक तरफ आप लिखेंगे दबाव समूह, दूसरी तरफ लिखेंगे राजनीतिक दल, क्योंकि इन्हीं दोनों में अंतर बोला गया है। तो पहला हम ले लेते हैं दबाव समूह के अंतर्गत ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कौन? दबाव समूह वाले, और राजनीतिक दल वाले ये चुनाव लड़ सकते हैं। दबाव समूह के अंतर्गत दूसरा पॉइंट, इनका प्रत्यक्ष उद्देश्य राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रित करने का नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता। और दोस्तों राजनीतिक दल वाले का दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इनका प्रत्यक्ष उद्देश्य राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रित करने का होता है। तो दोस्तों इसका सिर्फ विपरीत हो रहा है, जो दबाव समूह वाले हैं उसका विपरीत राजनीतिक दल वाले हैं, ठीक है। अगर एक को याद कर लेंगे दूसरा आसान हो जाएगा याद करना। अब देखिए दोस्तों, तीसरा है दोस्तों दबाव समूह के अंतर्गत, दबाव समूहों का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब होता है मत, ठीक है, के लोगों एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं, ठीक है। और यहां पे अगर राजनीतिक दल में तीसरा पॉइंट देखें तो राजनीतिक दल समूह के कल्याण के लिए कुछ नीतियों तथा कार्यक्रमों पर समझौता करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब कितना बोल रहा है अंतर लिखने के लिए? दो बोल रहा है कि तीन? दो बोलेगा तो सिर्फ यहां तक लिख देंगे तो हो जाएगा ऊपर इसके, ठीक है, और तीन बोलेगा तो यहां ये तीनों आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तीन इस तरफ तीन इस तरफ। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय लोकतंत्र की तीन विशेषताएं बताइए। तो आंसर में आप लिखिएगा, भारतीय लोकतंत्र की तीन प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं। तो पहला विशेषता हो जाएगा, सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों विशेषता, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए एक से अधिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है, यह दूसरा हो जाएगा विशेषता। और तीसरे विशेषता को आप देख लीजिए, चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर समय समय पर होते हैं। तो ये हो गया दोस्तों भारतीय लोकतंत्र की तीन विशेषताएं, ठीक है। दो बोलेगा तो दो लिखिएगा, सिर्फ विशेषताएं बोलेगा तो यहां पे आप तीनों को लिख दीजिएगा। अब डिपेंड करता है प्रश्न किसके अंतर्गत पूछा गया है, अति लघु उत्तरीय के या लघु उत्तरीय के या दीर्घ उत्तरीय के। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलेगा तो यहां पर और पॉइंट आपको लिखना होगा, ठीक है। लेकिन जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराने लगूंगा तो वहां पे कुछ अलग तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लीजिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। तो सबसे पहले यहां पे दोस्तों, यहां पे मैंने लिख रखा है युक्तिपरक और नैतिक कारण। तो यहां पर होना चाहिए था युक्ति नहीं व्यक्तिपरक होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पे लिखिए व्यक्तिपरक और नैतिक कारण, ठीक है। तो व्यक्तिपरक और युक्तिपरक में कोई खास अंतर है नहीं, तो यहां पे आप वर्ड जैसा दे देगा उस तरीके से आप करिएगा। फिलहाल यहां पे आप कर दीजिएगा व्यक्तिपरक, ठीक है। तो आंसर जब देते समय आप क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए, भारत में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है। तो इनके आधार पर हुआ है, लेकिन आपसे पूछ रखा है यहां व्यक्तिपरक और नैतिक कारण, आपको दो कारण बताने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम व्यक्तिपरक कारण को बता देते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिपरक कारण के अंतर्गत आप क्या लिखोगे ध्यान दो, भारत एक घनी आबादी वाला देश है, पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति तथा व्यवस्था बनाना संभव नहीं है, इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है और उनके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में लिखित रूप से कर दिया गया है, जिससे ये सरकारें बिना झगड़े देश के लोगों के हितों का ध्यान में रखकर शासन करें, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया व्यक्तिपरक कारण। अब चलिए हम दूसरे कारण को देख लेते हैं जो पूछ रखा है नैतिक कारण, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों नैतिक कारण, तो नैतिक कारण के अंतर्गत आप लिखेंगे लोकतांत्रिक देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है,
यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकारों का वर्गीकरण कर दिया गया है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 13 था आंसर उसका मैंने करा दिया। अब चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है आपसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के किन्हीं 3 महत्वों को बताइए। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को हम देख लेते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 3 महत्व निम्नलिखित हैं। पहला महत्व, गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्य एवं उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा साधारण परिवार के लोगों को महंगाई से बचाना। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, तीसरा महत्व हो जाएगा देश के अंदर समाजवादी व लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थापित करना। तो दोस्तों अगर आपसे महत्व पूछेगा तब भी यही लिखना है और विशेषताएं बोलेगा तब भी आपको यही आंसर देना होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। इसके पहले एग्जाम में आपसे पूछ रखा है कि प्रथम क्षेत्रक किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो इस बार मैं सोचा कि द्वितीयक क्षेत्रक को करा देता हूं क्योंकि चांस इसका बहुत ज्यादा है इस बार पूछे जाने की। ठीक है, तो आप लिख दीजिए दोस्तों द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। अपने नोट्स में लिख लीजिए। अब इसका हम आंसर देते हैं। ठीक है, पहले आप आंसर दीजिए द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं। तो जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में बदला जाता है तो वो द्वितीयक क्षेत्रक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों अगर हम ले लें, मान लीजिए हम ले लेते हैं चना से हम क्या करते हैं, दाल बनाते हैं और दाल से फिर क्या बनाते हैं, बेसन बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, चना से दाल बनाना, ये क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्रक हो जाएगा। अब उसी दाल का फिर क्या करना दोस्तों, बेसन बनाना, वो क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो यही प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक का डिफिनीशन होगा। ठीक है, अब बात आती है इनकी प्रमुख विशेषताओं की। तो पहला विशेषता आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता आप यहां पर देख लीजिए, इसमें विनिर्माण और निर्माण शामिल है, ये पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता इसकी हो जाएगी, यह प्रक्रिया विनिर्माण कारखाने, कार्यशाला या घर में पूर्ण की जा सकती है। उदाहरण के लिए गन्ने से चीनी या गुड़ और कपास से रेशा या कपड़ा आदि बनाते हैं। तो ये क्या हो जा रहा है दोस्तों, प्रथम क्षेत्रक से द्वितीय क्षेत्रक में हम इसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट को देख लीजिए दोस्तों। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, तीसरा विशेषता हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में विकास विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है जिन्हें औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको ये 3 विशेषताएं लिख देनी होंगी जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। आप 2 भी लिखोगे विशेषताएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर डिफिनीशन भी बोल रखा है और लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आपको कम से कम 150 वर्ड लिखना होता है, उससे ज्यादा नहीं लिखना होता। ठीक है, तो 150 वर्ड तक आप जरूर लिखा करें जब लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर देने लगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वे सभी क्रियाएं, पहले क्या बोला है, अभिप्राय क्या है, तो पहले इसका आंसर हम देंगे। तो वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को धन प्राप्त होता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब बोला है प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम बारी बारी से सभी क्रियाओं का वर्णन कर लेते हैं। लेकिन जब आपने आर्थिक क्रिया का डिफिनीशन दे ही दिया है तो इसका कुछ एग्जाम्पल होगा, जैसे खेती करना, नौकरी करना, ठीक है, व्यापार करना, तमाम चीजें होंगी क्या आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इन आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है प्राथमिक आर्थिक क्रिया, ठीक है, यानी प्रथम आर्थिक क्रिया। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। प्रकृति के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है उन्हें प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, जैसे खनन कार्य, कृषि कार्य, मत्स्य पालन। ये सब क्या है दोस्तों, प्रकृति के सहयोग से किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्राथमिक आर्थिक क्रिया। ठीक है, अब दूसरा हम देख लेते हैं दोस्तों, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। तो द्वितीयक आर्थिक क्रिया का डिफिनीशन होगा, वे क्रियाएं जो प्राकृतिक उत्पादों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं उन्हें द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं, जैसे
कपास के कपड़े बनाना, लकड़ी से कागज बनाना आदि, ये सब क्या हो रहा है दोस्तों, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं होंगी, क्योंकि जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं उनका प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, द्वितीयक आर्थिक क्रिया में बदल रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। तो तृतीयक आर्थिक क्रियाएं क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, वे क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि प्राथमिक व द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के विकास में सहायता करती हैं, उन्हें तृतीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे परिवहन के साधन, बैंक तथा बीमा कंपनियां आदि, ये सब क्या है दोस्तों, तृतीयक आर्थिक क्रिया के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको जरूर याद करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों में कैसे मदद करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों में निम्न प्रकार से मदद करेगा। तो पहला हम देखें दोस्तों यहाँ पर मदद, कंपनियां छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रख सकती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, कंपनियां मजदूरों को अनुबंध पर काम पर रख सकती हैं। और तीसरा पॉइंट आपको लिख देना होगा, श्रम कानूनों में लचीलेपन के कारण कंपनी के लिए मजदूरों की लागत में कमी आती है। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट आप लिख देंगे तो 3 नंबर देकर आपको चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो का अब लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे बोल रखा है, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। तो इसका आंसर हम देंगे दोस्तों, पहला उपाय है विदेशी निवेश के प्रतिबंध को हटाया गया। दूसरा दोस्तों, उद्यमों को स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग प्रथा को हटाया गया। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा, तकनीकी तथा विदेशी कच्चे माल के आयात पर से प्रतिबंध हटाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल हो गए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 तक, यानी कुल 18 क्वेश्चन हो गए। और दोस्तों इन्हीं 18 क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना। ठीक है, यदि आप चाहते हैं 90% प्लस आपका रिजल्ट बने तो जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सबको एक में नोट्स में लिखिए, आप एक नोट्स में लिखिए और सबको एक साथ तैयार करते चलिए। इसकी गारंटी लेता हूं कि 90% प्लस रिजल्ट बनेगा, उससे डाउन आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में दीर्घ उत्तरी प्रश्नोत्तर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।